नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात पॉलिसी पर पुलिसिंग की। आजकल देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और अक्सर जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि जांच एजेंसियां सरकार की कठपुतली की तरह काम करती हैं, जबकि इस बात से आहत सरकार इन दिनों जांच एजेंसियों को ये याद दिलाने में लगी हुई है कि वो कार्यपालिका का हिस्सा हैं, न कि स्वायत्त संस्था। सवाल यह है कि आखिर कौन किसके दायरे को लांघ रहा है और जनता के हित में सरकार और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी क्या है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं TSR सुब्रमण्यम साहब, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं और 1998 में रिटायर हुए और इन्हीं के ज़माने में RTI लॉन्च करने की शुरुआत की गई। इन्होंने कैबिनेट नोट बनाए। बहुत स्वागत है आपका सुब्रमण्यम साहब। इसके अलावा हमारे साथ हैं KTS तुलसी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं PC शर्मा साहब, जो कि CBI के पूर्व निदेशक हैं। आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं सीनियर एडिटर इंडियन एक्सप्रेस में मनीष छिब्बर। मनीष, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ गुरदीप सप्पल, जो कि राज्यसभा TV के CEO हैं, कार्यकारी संपादक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट। CBI ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई जब उसकी वैधानिकता कटघरे में है। कुछ दिन पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि CBI दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कानून का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये पुलिस की तरह काम नहीं कर सकती, यानी ये एजेंसी विधि सम्मत नहीं है। अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास है और सर्वोच्च न्यायालय के ही विचाराधीन है इस पिंजराबंद तोते को आजादी देने का मामला, जिस पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में ये मांग ठुकरा दी कि CBI को स्वतंत्रता दी जाए और उसके निदेशक को केंद्र सरकार के सचिव जितने अधिकार मिले। केंद्र का साफ रुख है कि CBI वर्तमान प्रशासनिक ढांचे का ही हिस्सा रहेगी। जब CBI अपनी 50वीं सालगिरह के जश्न में थी तो वहां भी उसे यही पैगाम सुनने को मिला। I do not think it would be too appropriate for a police or agency to sit in judgment over policy formulation without any evidence of malafide. Police and the investigation agencies, therefore, are a part of the executive and must function under its administrative supervision. There are several myths about the CBI, ranging from the celebrated epithet caged bird to the abusive nomenclature Congress Bureau of Investigation. None of the descriptions is correct or even well-meaning. क्या CBI ने तुरंत संदेश समझ लिया? पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में कामकाजी आजादी मांगने वाली CBI के निदेशक के इस बयान का आखिर क्या अर्थ है? The goal of our vision for the CBI of the future is to reinvent the organization by absorbing knowledge across all areas of law enforcement. We have conceptualized the building of a center of excellence that will become the fulcrum of our organizational renewal and change. CBI संतुलन बनाने की राह पर चली तो उसका आखिर क्या परिणाम होगा? क्या अब इस मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका में एक नया टकराव खड़ा होगा? सवाल ये भी कि सरकार का पक्ष सिर्फ अपना बचाव है या उसकी कोई दीर्घकालिक प्रासंगिकता है। The Prime Minister must have given them the moral strength. He should have talked about giving more and more autonomy to CBI. Instead of that, by his speech, he has demoralized the CBI. लेकिन विपक्ष का फॉर्मूला क्या है? क्या ये सच नहीं कि अब इस मुद्दे से भविष्य में बनने वाली हर सरकार को उलझना होगा? सुब्रमण्यम साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप उस सरकार का हिस्सा रहे हैं जो सरकार नीतियां बनाती हैं। सवाल ये है कि क्या आजकल के ऑफिसर वाकई इल इंटेंशन से जो इंक्वायरीज का डर दिखाया जा रहा है उससे काम करने में हिचक रहे हैं, जिस बात का डर प्रधानमंत्री जताते रहे? उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट अपना काम करनी चाहिए, पॉलिसी करनी चाहिए, और पॉलिसी का करने का और किसी के पास हक नहीं है। और जो पॉलिसी तय होता है उसको एज पॉलिसी क्वेश्चन करने का हक नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। इससे और गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते हैं, नए काम करते हैं, दोनों अलग चीज है। वो तो मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज की बात है, तो वो बिल्कुल सही कहा। और CBI का काम है जहां जहां क्रिमिनलिटी है, या इम्प्लीमेंटेशन में हो या पॉलिसी बनाने में हो, क्रिमिनलिटी कहीं हो,
लेकिन ये अस्यूम करना कि हर पॉलिसी में क्रिमिनलिटी है वो भी गलत है। लेकिन जहां क्रिमिनलिटी है पॉलिसी बनाने में, उनका बीच में आके जांच करना वो भी गलत नहीं है। नहीं, मैं ये तो सवाल जो आपसे कहा गया है, इसलिए बिल्कुल कर सही रही हूँ कहा गया। सुब्रमण्यम साहब, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 1998 में आप रिटायर हुए। आपने हमें बताया कि जब आप रिटायर हो रहे थे उसी समय आप लोगों ने एक कैबिनेट नोट तैयार करवाया था आरटीआई को लेकर, और उसके बाद से भ्रष्टाचार जिस तरह से हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा बना है, जांच एजेंसियों के ऊपर अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो निष्पक्ष हैं कि नहीं है, और सवाल ये भी होने लगा है कि क्या हमारे नीति निर्माता, क्या हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या वो ठीक तरीके से काम कर पा रहे हैं, आज़ाद ख्याल से काम कर पा रहे हैं जैसे पहले किया करते थे, या वाकई उनके मन में कोई डर आ गया है और अब वो जांच एजेंसियों के डर से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह के आशंकाएं जताई जा रही हैं। कि 1998 में एक कॉमेट, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, वो कॉमेट भी आया था। हाँ। तो ये कहना है कि उस कॉमेट आया इसलिए सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो इस किस्म की कंपैरिजन है। हाँ। तो कई कारण हुए हैं। गवर्नेंस में गिरावट बहुत जबरदस्त आई है पिछले 10-12 साल में। अच्छा। तो बल्कि आप आरटीआई हर डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है। ये कहना कि आरटीआई आने की वजह से लोग करप्ट हो गए या करप्शन बढ़ गया है या ताकत मिल गया है करप्ट ऑफिसर को, ये कुछ इलॉजिकल कुछ लगेगा। जो ऑनेस्ट ताकत वाली सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए बहुत सहारा है। जो इससे एक्सक्यूज लेना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं या करप्ट रहते हैं, उनके लिए एक वो भी फायदा है कहने का कि आरटीआई की वजह से हम काम नहीं कर रहे। जी जी, शर्मा साहब, मैं इसमें आपको शामिल करना चाहूंगी। पीएम के बयान में एक और स्टेटमेंट था, अ ट्रेन्ड माइंड इज नेसेसरी फॉर डिस्कवरिंग क्रिमिनलिटी। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ट्रेन्ड माइंड की सीबीआई में कमी है? मैं अपने एक्सपीरियंस से तो ये कहूँगा कि सीबीआई में ट्रेन्ड माइंड की कमी नहीं है। उसमें सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत अनुभव है, और जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स कई बार आते हैं, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, और दूसरे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनको समझने के लिए सीबीआई के पास बाहर के डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे लोग आए होते हैं। सो किसी सब्जेक्ट को समझना, उसकी पेचीदियों को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं नहीं कहता कि सीबीआई में ट्रेन्ड माइंड की कमी है, लेकिन एक बात ये नहीं है कि एक बार ट्रेन हो गए कि आगे ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। ट्रेनिंग भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलती रहनी चाहिए। वक्त के साथ साथ मुद्दे भी बदलते रहते हैं, क्राइम की नेचर भी बदलती रहती है। इन सब को समझने के लिए ट्रेनिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो क्या आजकल वो ट्रेनिंग हो रही है? क्योंकि सवाल बार बार यही उठाए जा रहे हैं कि जिस नीति को बनाने में पूरी सरकार काम करती है, उस नीति को सिर्फ एक सीबीआई का ऑफिसर डिफाइन करता है और अपने तरीके से तय करता है कि वो सही है या गलत है। सीबीआई का एक ऑफिसर नहीं डिसाइड करता। हाँ। सीबीआई में भी एक प्रोसेस है, एक कलेक्टिव विजडम है जिसके थ्रू सीबीआई के में डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन अगर वो किसी वजह से डिसीजन गलत हो, जिसको पब्लिक या प्रेस उसको गलत समझता हो, उसके लिए आप सारी सीबीआई को दोष नहीं दे सकते। कहाँ हो सकता है किसी न किसी स्तर के ऊपर गलती हुई हो, लेकिन सारी एजेंसी को आप दोष नहीं दे सकते। जो एजेंसी जो है वेल इक्विप्ड है, ट्रेंड है, उसमें ये क्षमता है कि कोई भी पेचीदा केस उनके सामने है उसको समझकर उसके ऊपर इंक्वायरी करें। अब मुश्किल ये है तुलसी साहब कि सीबीआई को या हमारी जांच एजेंसियों को जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर सवाल उठाने का, उस पर जांच करने का हक है या नहीं है? कानूनी रूप से इसमें आप क्या कहेंगे? पॉलिसी का कोई हक नहीं है किसी भी पुलिस ऑफिसर का। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है कि इसमें कोई जुर्म हुआ कि नहीं हुआ, और अगर जुर्म हुआ है तो उसमें नीति का सवाल नहीं है, नीति उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। उन्होंने तो ये देखना है कि जुर्म की डेफिनेशन क्या है, क्या कोई प्रोसीजर ठीक फॉलो हुआ या प्रोसीजर गलत फॉलो हुआ, उससे जुर्म नहीं बनता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन जुर्म का हिस्सा होती है।
अगर प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट है तो उसमें डिफाइन हैं जो ऑफेंसेस हैं, मगर सीबीआई अगर ये समझे कि वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इन्वेस्टिगेशन में स्वतंत्र हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी कोई पुलिस एजेंसी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यही कहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल शायद 70 या 80 साल से कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है और एग्जीक्यूटिव इस दायित्व को पूरा करता है पुलिस के थ्रू, और पुलिस के ऊपर कंट्रोल होना किसी भी संवैधानिक देश के लिए बहुत आवश्यक है, अदरवाइज हम पुलिस स्टेट बन सकते हैं। तो इसलिए सिविलियन कंट्रोल। तो ये बात जो बार बार उठाई जा रही है कि दरअसल पुलिस जो जांच करी या जो सीबीआई जांच करी है, या तो वो बहुत अच्छी जांच है या फिर ये कि वो सरकार के दबाव में है। मुश्किल ये है कि किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। मनीष, सवाल ये है कि पब्लिक का भरोसा, जनता का भरोसा कैसे जीता जाए? देखिए, जनता का भरोसा, अब आप जो जनता चाहती है, जो सीबीआई डायरेक्टर है वो एक प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद सीबीआई डायरेक्टर बने हैं। अब वो सारा वही काम करेंगे जो जनता चाहती है, तो जनता को सीबीआई डायरेक्टर बना दीजिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून के मुताबिक कानून के मुताबिक चलेंगे ना। अब आज कोई मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई एक चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हम इस चीज़ को ऑक्शन करेंगे और इसका बेस प्राइस हम रखेंगे 500 रुपया। अब 10 साल बाद सीबीआई का कोई ऑफिसर उठता है, एक कंप्लेंट आती है और वो कहते हैं कि आपने 500 रुपया क्यों रखा, 1000 क्यों नहीं रखा जी। अब जो ये सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पॉलिसी मेकिंग है दैट इज द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अब आज एक ऑफिसर है, एक अच्छा ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, और जो बिना किसी स्वार्थ के 500 रुपया रख रहा है, आज से 5 साल या 2 साल या 10 साल बाद कोई एक ऑफिसर उसको कहे कि आइए सीबीआई ऑफिस आ जाइए और हम आपके उस 500 रुपये को क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपने व्हाट वाज द प्रोसीजर अडॉप्टेड, तो वो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है। अब अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि मैं मीडिया से हूँ, लेकिन मुझे ये बात मानने में कोई इसमें हर्ज नहीं है कि अभी सब जांच एजेंसियाँ और कोर्ट्स भी ये देख के चलती हैं कि लोग क्या चाहते हैं। यही इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, क्योंकि मीडिया और बहुत सारी जांच एजेंसियां लोगों के भावनाओं के मुताबिक क्यों चल रही हैं। मैं गुरदीप सप्पल आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप संसदीय प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझते हैं। संसदीय प्रक्रिया के तहत जो नीतिगत फैसले होते हैं या फिर नीतिगत फैसलों पर जो सवाल खड़े किए जा सकते हैं, उसमें आखिर कहां पर कमी आ जा रही है जिसकी वजह से लोग अब सीबीआई पर, जांच एजेंसियों पर, सुप्रीम कोर्ट पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं और संसदीय प्रक्रिया पर या उनके सवाल उठाए जाने पर कम भरोसा रह गया? क्यों कमी आ रही है यहाँ? सवाल भरोसे का नहीं है। पहले ये समझे कि नीतिगत फैसले होते क्या हैं। नीतिगत फैसले सरकार लेती है, वो आर्थिक सामाजिक कारणों को देखते हुए लेती है। उसमें नफ़े नुकसान का सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो किसी घटना या घटनाक्रम के नफ़े नुकसान और उसके प्रोसीजर को लेके होता है। कोई भी जांच एजेंसी के पास ऐसी क्षमता नहीं होती है जो सरकार के पास होती है कि किसी फैसले का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, उसके समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या इफेक्ट होगा, इसको समझने के लिए वो क्षमता नहीं। ये क्षमता जो है ये सरकार के पास है और ये इसलिए सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है कि कोई भी नीति अपने हिसाब से बनाए और उसको क्वेश्चन करने का या उस पर मॉनिटरिंग करने का जो अधिकार है हमारी व्यवस्था में, वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, जिसको हम कहते हैं कि संसद निगरानी रखेगी कि सरकार की नीतिगत फैसले सही है या गलत हैं। उसके पास तरीके हैं अलग अलग वर्गों के लोगों को बुलाकर, विटनेसेस को बुला के बात करने का कमेटी में, उसके पास तरीके हैं अफसरों को बुला के बात करने का कमेटी में और फिर फैसला लेने का। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि पिछले कुछ सालों में जो संसदीय प्रक्रिया है वो खुद में कमजोर हो गई है। वो ये ओवरसाइट का काम नहीं कर रही है, इसलिए बाकी एजेंसीज उस गैप को फिल कर रही हैं और मीडिया और पब्लिक को सपोर्ट कर रही है। जी, तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों का भरोसा कैसा जीता जाए। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि क्या जिस तरह से हमारा समाज, जिस तरह से हमारी ज़रूरतें और जिस तरह से वक्त बदल रहा है उस तरह से हमारे कानून उसके मुताबिक बन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियों और जो सरकार के बीच में जो गैप है, कार्यपालिका के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस तरह से सॉल्व हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
पिछले सेगमेंट में हम ये बात कर रहे थे कि दरअसल सरकार को नीति बनाने का पूर्ण अधिकार है। अगर सरकार को पूरा अधिकार है तो फिर सीबीआई को की स्वायत्तता को लेकर और उसके जांच के अधिकारों को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है, जब सीबीआई कार्यपालिका का हिस्सा है? क्या आपको लगता है कि नए ज़माने के हिसाब से, नई ज़रूरतों के हिसाब से सीबीआई के अधिकारों को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है, नए सिरे से उसको देखने की ज़रूरत है? बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं जिससे कि पॉलिसी एक बनती है, मगर सिविल सर्विस ये चाहती है कि जो हमने कहा है वही, और डिफेंसिव एटीट्यूड हो गया। आरटीआई के बाद जो कुछ भी वो लिखेंगे वो पब्लिक हो जाएगा। इससे इसके डर के मारे वो हर तरह का नोट लिख के भेजेंगे अपनी फ्यूचर डिफेंस के लिए। जो क्लैश है बिटवीन अनइलेक्टेड एंड द इलेक्टेड पीपल, ये बढ़ता जा रहा है जी। नॉट ओनली अनइलेक्टेड बट परहैप्स इवन अनइलेक्टेबल। क्यों शर्मा जी, मैं आप इसका जवाब दे दीजिए कि सीबीआई या जांच एजेंसियां अपने दायरे से आगे बढ़ती जा रही हैं और जो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड के बीच का जो गैप है, जो दायरा है, वो कुछ और ज्यादा मुश्किल में पड़ता जा रहा है। मैं तुलसी साहब से बिल्कुल सहमत हूं एक बात पे कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं है। जो इलेक्टेड है वो भी गलतियां करते हैं, वो भी अपने आप को एब्सोल्यूट सुप्रीम समझते हैं, और जो नॉन इलेक्टेड है, ब्यूरोक्रेसी है, दे क्लेम सुपीरियर विजडम, एंड देयर कम्स द क्लैश। जहाँ तक सीबीआई की स्वायत्तता का सवाल है, ऑटोनॉमी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीबीआई के पास वो ऑटोनॉमी ऑलरेडी है। सीआरपीसी में क्लियरली लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए, कोर्ट में रिपोर्ट देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट्स में जिनमें कहा है कि सीबीआई एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न दे हैव द ऑटोनॉमी, दे कैन नॉट बी इंटरफियर्ड विद। लेकिन ये करते हुए अगर वो एक उल्लंघन करते हैं किसी चीज़ का, अपनी सीमा से बाहर जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है, अनप्रोफेशनल है जी। यहाँ उनको ये करना नहीं चाहिए। और यहाँ सवाल आता है जो आपने पहले कहा था, ट्रेनिंग का, एक्सपीरियंस का। अगर सीबीआई में प्रॉपर ट्रेनिंग है, अगर सीबीआई में प्रॉपर एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनलिज्म है, आई एम श्योर वो कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो आज की स्थिति के संदर्भ में सीबीआई क्या कर रही है, इस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन मैं सुब्रमण्यम साहब आपके पास आना चाहती हूं। एक सवाल तुलसी साहब ने उठाया, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड के बीच में सामंजस्य, संतुलन कैसे बनाया जाए। इन्होंने कहा कि नॉन इलेक्टेड और इलेक्टेड के बीच में आजकल दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों के बीच सामंजस्य की कमी देखने को मिल रही है और इसीलिए शायद इस तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। आपका क्या मानना है? उनका एक और चीज भी कहा उन्होंने, नॉन इलेक्टेबल भी कहा, तो उन्होंने एक कैटेगरी नया क्रिएट कर लिया। वो कभी जिंदगी में कभी इलेक्ट नहीं, जैसी केजरीवाल कभी जीत ही नहीं सकते, वो जजमेंट भी दे दिया उन्होंने। उसको छोड़िए, वो इश्यू वो नहीं है। इश्यू है हमारी डेमोक्रेसी पब्लिक की बेनिफिट के लिए है जी। ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देवता है ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव देवता है, दोनों सर्वेंट्स हैं पब्लिक के। ये दोनों सर्वेंट की आपस में झगड़ा हो रहा है और पब्लिक की क्या इंटरेस्ट है वो नहीं देखा जा रहा है। इनकी आपस की झगड़ा, उनकी तात्पर्य को आप आगे बढ़ाएं। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल वो पूरा अधिकार, पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया है हमारे एमपी एमएलएस को, बाकी सब उनकी प्राइवेट नौकर हो गए, सिटीजन का रोल नहीं है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सिद्धांत ये नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट की 100% हक है पॉलिसी बनाना, लेकिन अगर वो किसी क्रोनी कैपिटलिज्म, किसी को बेनिफिट देने के लिए, या किसी आप अभी जो टेप्स वगैरह के बाहर आ रहे हैं कि मंत्री को बनाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि फलान चीज करो, ये क्रिमिनलिटी हो, अगर सीबीआई उसे जांच करे, उनका पूरा हक है, क्योंकि कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी को लॉ को ब्रेक करना, कॉन्स्पिरेसी करके किसी को फायदा उठाने का ये जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, तुलसी साहब और शर्मा जी भी पहचानते हैं उसको कहते हैं मेंसरिया। मेंसरिया ये है कि आपने एक कुछ जुर्म किया है और उसके पीछे आपका मकसद क्या था। क्या अब जैसे सीबीआई के केसेस में अगर आप लें तो सीबीआई
को ये देखना है कि जो किसी कंपनी ने या किसी ऑफिसर ने या किसी पॉलिटिशियन ने अगर कुछ गलत काम किया है तो क्या उसमें करप्शन इन्वॉल्व था, वॉज करप्शन द मोटिव। अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट वीक है और ये दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स। सीबीआई कोर्ट के साथ जो कोर्ट इशारा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग, जो कोर्ट्स इशारा कर रहे हैं, सीबीआई बस प्लेइंग टू द गैलरी और वही काम आगे हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो है सीआरपीसी के अंदर विनीत नारायण जजमेंट 97 के अंदर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में 100% ऑटोनॉमी है, लेकिन जो प्रशासन से संबंधित रहे हैं पिछले 20 साल में जी, और शर्मा जी भी हमारी दोस्त हैं, वो भी जानते हैं कितना ऑटोनॉमी वाकई है और कितनी डायरेक्टर्स को रीअपॉइंटमेंट हुआ है, कहां कहां हुआ है, और अभी जितने गवर्नर्स में 8-10 गवर्नर्स भी हैं। तो इसीलिए रियलिटी तो ये है कि आप एक तरफ फुल कंट्रोल उनके ऊपर है, जो ऑफिसर्स वहां जाते हैं फुल 100% कंट्रोल आपके उनके पास है। 50% केसेस गवर्नमेंट के हैं अगेंस्ट मिनिस्टर्स, अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रियलिटी तो ये है, और ये भी है कि आप कोर्ट मॉनिटर्ड केस में स्टेटस रिपोर्ट करने के लिए पीएमओ से, कोल मिनिस्ट्री से लोग जाके बना रहे हैं। तो उसके बाद कहना कि सीआरपीसी में ऑटोनॉमी है, ये तो रियलिटी से 180 डिग्री भिन्न है। तो इसलिए गवर्नमेंट से आपको उसको अम्बिलिकल कॉर्ड इन्वेस्टिगेशन में निकालना जरूरी है, लेकिन सीबीआई को 100% इंडिपेंडेंस दे देंगे, वो बहुत रेकलेस अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर भी हो जाएगा। एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, जब तक आपको लोकपाल नहीं आएगा, उनका एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अंडर सीवीसी मॉनिटरिंग की जरूरत है। ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू इसमें है, कोई शक नहीं है सुब्रमण्यम साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सब चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और ईमानदारी से लोगों के सामने जो तथ्य हैं वो आए। आप कुछ कहना चाहते हैं ब्रेक से पहले? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरी ऑटोनॉमी की डिबेट है वो विज़ावी पॉलिटिकल क्लास कर रहे हैं। सीबीआई की ऑटोनॉमी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी छीनी। आज कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? तुलसी साहब यहाँ पे हैं। जिस कोर्ट को बैठ के ये तय करना है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो हर कदम पे बता रहा है सीबीआई को कि आप इन्वेस्टिगेशन ऐसे कीजिए, मुझे रिपोर्ट दीजिए। जिस कोर्ट ने ये बैन लगाया कि सीबीआई मंत्री को, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, रिपोर्ट अपनी शेयर नहीं करेगा, वो जो सीबीआई मीडिया के साथ अपनी हर कदम की रिपोर्ट शेयर कर रही है, उस पर कुछ नहीं बोलता है। तो ऑटोनॉमी को हम विज़ावी पॉलिटिकल क्लास नहीं देख सकते हैं। ऑटोनॉमी कई लेवल से सीबीआई का हनन हो रहा है, जबकि सीआरपीसी में ये क्लियर है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में केवल सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ही इंटरवीन कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन 70 साल से ये कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 50 बार रिपीट किया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्वतंत्रता से काम करे, कोई भी अदालत उसमें दखल नहीं दे सकती। जी, लेकिन अदालतें क्यों दखल देती हैं और क्यों जो पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं वो कमजोर पड़ती हुई दिख रही हैं? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सरकार के अधिकारों पर। गुरदीप, आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों जब सरकार, संसद, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कमजोर हुए और दूसरी संस्थाएं उसके ऊपर हावी होने लगीं? पिछले कम से कम 10 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो संसद काम नहीं कर रही है। सेशन पे सेशन में कोई डिबेट नहीं होती और कमेटी फंक्शनिंग बिल्कुल कमज़ोर हो गई। जो कमेटीज़ में पावर थी किसी भी इशू को इन डेप्थ स्टडी करने की। और साथ ही पिछले 20 साल में, 25 साल में जो एक प्रोविज़न आया हमारे संसद, जो संविधान का ओरिजिनली हिस्सा नहीं था, विप, तो विप की वजह से अब कोई भी इंडिविजुअल एमपी किसी भी इशू पे अपनी पार्टी से अलग स्टैंड ले नहीं सकता है। तो अब इंटरेस्ट खत्म हो गया है लॉ मेकिंग में, लॉ मेकिंग यानी पॉलिसी में अपनी तरफ से कुछ कहने का, उस पर रिसर्च करने का, वो इंसेंटिव खत्म हो गया हमारे देश में। इसलिए जो संसद का जो तंत्र है पूरा, वो जो काम करना चाहिए था वो काम अब नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से मीडिया को सवाल के जवाब नहीं मिलते, जनता का सवाल के जवाब नहीं मिलते और उस गैप को बाकी लोग भर रहे हैं।
ये तो संसद की जिम्मेदारी है कि वो एज अ पॉलिटिकल क्लास, एज अ इंस्टीट्यूशन अपने को मजबूत करे और उस गैप को औरों के लिए नहीं छोड़े। तुलसी साहब, आपने जो इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का मुद्दा उठाया था वो उसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रही थी। ये जो इलेक्टेड लोग हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कहते हैं कि नीति बनाने का अधिकार हमारा है, वो कैसे अपनी ताकत को बढ़ाएं ताकि दूसरी संस्थाएं उसके ऊपर हावी ना हो? दूसरी संस्थाएं हावी ना हों, इसके लिए हर एक संस्था को अपनी अपनी सीमा मालूम होनी चाहिए। संविधान में हर एक इंस्टीट्यूशन की सीमा तय की गई है और अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम जो संविधान में बनाया है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने सीमा के अंदर काम करेगी तो संवैधानिक गवर्नेंस हो सकेगी। मगर और मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी का प्रथम जो कर्तव्य है वो ये है कि लोगों को न्याय जल्दी मिले। अगर लोगों को न्याय 10 साल या 20 साल नहीं मिलता है तो वो एक मूल कारण है करप्शन का, क्योंकि फैसला नहीं होता। अगर फैसला नहीं होगा तो लोगों के लिए बहुत दिक्कत पड़ जाती है, करप्शन भी तभी बढ़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना प्रथम कर्तव्य को छोड़ के दूसरों के गलतियों को ठीक करने में लगी हुई है जुडिशरी। जी, आप जुडिशरी के बारे में ये सवाल मैं जुडिशरी के बारे में ये सवाल करता हूँ कि अगर ये जो फैसला हमने किया कि एपेक्स कोर्ट हमारी बेंचेस में बैठेगी जी, उससे बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस में। और ये सोचने की आवश्यकता है कि जब तक अपना काम पूरा ना हो जाए, 3 करोड़ या 3.25 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं सारी अदालतों में जी, उनको किस तरह से, क्योंकि जब PIL होगा तो इन लोगों के केसेस के टाइम में से ही तो PIL में टाइम लगेगा, तो वो देरी बढ़ती जा रही है। नहीं, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि PIL लगा, उस पर फैसला आ गया। जैसे मान लीजिए एक सड़ते हुए अनाज का उदाहरण देखा जाए, उस पर फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो अनाज सड़ रहे हैं इसको गरीबों में बांट दिया जाए, लेकिन वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो सरकार के बारे में या सरकार को निर्देश अगर सुप्रीम कोर्ट दे भी दे और वो फैसला इम्प्लीमेंट ना हो पाए नीतिगत मामलों में, तो फिर क्या उसका हश्र होगा? देयर आर सम कोई ऐसे फैसले होते हैं, कोई ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो अनइम्प्लीमेंटेबल होते हैं, जिनको नोबडी इज कॉम्पिटेंट टू इम्प्लीमेंट। तो वो पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि हर एक इंस्टीट्यूशन की जवाबदेही होनी चाहिए। हाँ। अब कम से कम इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी तो है। 5 साल के बाद ये लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। इनका तो बिल्कुल प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है। ना तो सिविल सर्विस की अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि आर्टिकल 311 के बाद आप किसी को ट्रांसफर भी कर दें तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और अगर किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाए तो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तय नहीं होती है जी। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बाकी इंस्टीट्यूशंस की बहुत आवश्यक है, उसको इंश्योर करना। इस बात में मैं एक बात और कहूँगा, पूरी जनता को इस समय ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से करप्शन इस देश में खत्म हो जाएगा। एक के बाद एक CGI, करंट CGI समेत ये मानते रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन है। आम जनता ये मानती है करप्शन है। अगर जादू की छड़ी है तो अपने इंस्टीट्यूशन में पहले खत्म क्यों नहीं हो गया? हम जो ये एक आभास बना रहे हैं कि जादू की छड़ी है और कोर्ट के इंटरवेंशन से या CBI के इंटरवेंशन से या पुलिस के या मीडिया के इंटरवेंशन से ये समस्या खत्म होने वाली है, वो ऐसा है नहीं। इसको सही पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है। सुब्रमण्यम साहब ने थोड़ी देर पहले बोला कि गरीबी खत्म नहीं हुई और करप्शन खत्म नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मुझे लगता है कि 5000 साल का इतिहास मानव संस्कृति का है। कोई एक पॉलिटिकल सिस्टम, कोई एक सरकार ऐसी आई जिसने 100% करप्शन को या गरीबी को खत्म कर दिया हो। सवाल ये कि हम कितना बेहतर हुए पिछले 50 साल में, 60 साल में, हम कितना आगे चले, वो इवैल्यूएशन जरूरी है। सुब्रमण्यम साहब आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सुब्रमण्यम साहब, जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या संस्थाएं अपने दायरे को लांघ रही हैं और अपने भीतर झांकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं, आत्मविश्लेषण क्यों नहीं कर रही हैं, आपका क्या कहना है? दो बातें हैं। इंडिपेंडेंस के बाद कम से कम 20 कंट्रीज हैं जो करप्शन इंडेक्स में, डेवलपमेंट इंडेक्स में, जितने कंट्रीज एशिया में हैं, साउथ अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं,
इंडिया को छोड़ के चाइना से लेके सब लोग हमसे पीछे थे। तो ये आर्ग्यूमेंट करना हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया लोएस्ट हो गए, ये गलत आर्ग्यूमेंट है मेरे विचार में। और तुलसी जी ने करेक्टली कहा कि जुडिशरी में बहुत वीकनेसेस हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा पॉलिटिकल क्लास के ऊपर जीरो कंट्रोल है। कोई अगर वो कानून को उल्लंघन किया या कुछ उन्होंने गलत एडमिनिस्ट्रेशन दिया, लेकिन सिविल सर्वेंट सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, लोकपाल वगैरह नहीं है। 20-30 साल मुकदमा की तरीका है। लास्टली डिबेट आपको यही हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव वर्सेस पार्लियामेंट वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। जो मेन आदमी है, कॉमन मैन है, तीनों आपस में करके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकत है, जहां गैप है वहां बीच में और आके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट आना अभी जरूरी है, वरना कंट्री अब कोलैप्स हो जाता। मनीष, देखिए, मैं जुडिशरी की बात मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए लॉ ही कवर करता हूँ। जुडिशरी एक एग्जेक्टिव एक ऑर्डर पास करती है ना, एक चपरासी का ट्रांसफ़र करती है, तो जजेस दे आर दे कैन गो टू दिस एक्सटेंट कि वो सेक्रेटरी जो उस डिपार्टमेंट का, महकमे का है, उसको बुला के पूछती है आपने ये ट्रांसफ़र क्यों की, अगर आपने इसको पेनलाइज किया क्यों किया है। जुडिशरी हर चीज़ के लिए अपनी फाइल मंगवा सकती है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने आज तक जुडिशरी की फाइल्स देखी है? आरटीआई, कोई ट्रांसपेरेंसी लॉ, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, जजेस इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक इंटर्न के साथ जो कि उनकी पोती की उम्र की थी, उसके साथ गलत व्यवहार किया। अब मैं आज से 6 महीने बाद अगर हम लोग मिलेंगे, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, एक आम अफसर होता तो यही जजेस उसको जेल में डालते, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जज जेल जाएंगे? एक बड़ी सिंपल सी बात है। अनफॉर्चुनेट है कि जजेस चाहते हैं कि एक जो जजेस ने 2 तरह की डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी है, 2 सेक्शंस, एक हम एक बाकी। आप सबके लिए कानून है, आप सबके लिए कानून एक बराबर है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। आप देखिए, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज है, उनके घर में पैसा गया, वो जेल गए नहीं, आराम से बैठे, रिटायर हो गए, पेंशन ले रहे हैं। एक दूसरे जज है, कई सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस के नाम आए गाजियाबाद पीएफ स्कैम में, एक भी जज जेल गया। जो एक आरोपी था जेल में गया, वो मिस्टीरियस आखिर क्या बात है कि इन तमाम घटनाओं को जानते हुए और ये भी जानते हुए कि सीबीआई में भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के आरोप में कई अधिकारियों को पकड़ा गया और उनको सस्पेंड किया गया, तमाम इस तरह की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, सीबीआई में भी भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीबीआई के लोग भी उसी समाज से आए हैं जहाँ से दूसरे आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि जब तक सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं अपना आत्म विश्लेषण नहीं करेंगे, उनमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगी और वो दूसरे का सहारा लेते रहेंगे। अगर सीबीआई हमेशा कोर्ट का ही सहारा लेती रहेगी, सीबीआई हमेशा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सहारा लेती रहेगी, तो सीबीआई खुद किस लिए बनी है? उनको अपनी क्षमता, अपना प्रोफेशनलिज्म, उसको समझ के काम करना चाहिए। आज एक ट्रेंड बन गया है कि आप कोर्ट की तरफ देखते हैं और फिर कहने में जवाबदेही जब आपसे पूछा जाता है, कोर्ट ने कहा है वी आर डूइंग इट अंडर कोर्ट्स डायरेक्शन, व्हाई कांट यू डू इट ऑन योर ओन इफ देयर इज अ क्रिमिनलिटी, व्हाई डू यू गो टू द कोर्ट? और यहां में ऑल ह्यूमिलिटी में ये कहूंगा, कोर्ट को भी जो सर्वोपरि है, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये कहना चाहिए आप हमारे पास क्यों आते हैं, आप अपने काम को समझो, उसके मुताबिक करो। कितने केसेस में कोर्ट ने कहा है एजेंसीज को, Why are you coming to us? असल में Go and do your job. जितनी जवाबदेही बार बार सरकार को अपनी साबित करनी पड़ती है, उतना दूसरी संस्थाएं नहीं साबित करती हैं और इसी वजह से कई बार सरकार तो कटघरे में आ जाती है, लेकिन बाकी संस्थाएं इधर उधर कुछ बहाना लेके। सवाल यही है जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की है, जुडिशरी की है, एजेंसीज की है, पर चूंकि सरकार जवाबदेह है
तो सारा जिम्मा उसको दे देना और ये कहना कि उसने नहीं किया, ये परंपरा जो शुरू हो गई है उस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत बची है। क्योंकि पॉलिटिशियन को गाली देना आसान है ना, आप उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दीजिए, कंटेम्प्ट नहीं। आप एक पार्टी है या एक पॉलिटिशियन है, उसको गालियां देते रहिए, 5 साल बाद वो बाहर चला जाएगा। सीबीआई डायरेक्टर तो कहीं नहीं जा रही। मुश्किल आ गई है ये मनीष कि अगर इसी तरह से संस्थाएं हमारी कमजोर होती रहेंगी, चाहे वो जो भी संस्था है, चाहे वो सीबीआई हो यानी जांच एजेंसीज हो, चाहे वो न्यायपालिकाएं हो, चाहे कार्यपालिकाएं हो, अगर इसी तरह से हमारी संस्थाएं कमजोर होती रहेंगी तो हमारी डेमोक्रेसी का क्या होगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ पर मौजूद जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी सवाल जवाब होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और संस्थाओं के अधिकार क्या हैं। अब सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा सवाल यह है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीबीआई को स्वायत्त करने की मांग उठाई थी। अब जबकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, तो फिर सीबीआई के स्वायत्त होने का सवाल कैसे उठता है? जी, आप जवाब देना चाहेंगे? गुवाहाटी के हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो है मात्र सीबीआई के बारे में। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो होती हैं, एक एक्ट बना हुआ है जिसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं, उसके तहत होती हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट से जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस पे कोई असर नहीं पड़ता। सीबीआई जो है 1963 में एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया गया था, उसमें लीगल डिवीजन लगाई, इंटरपोल लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन थी, एंटी करप्शन था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये सब किए हैं। इन चीज़ों में अगर कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम रही है उसको दूर करना चाहिए ताकि सीबीआई जो है एकदम विदाउट एनी प्रॉब्लम काम करे। लेकिन इससे सीबीआई की जो ऑटोनॉमी है, कोर्ट का जो जजमेंट है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको एग्जामिन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर ठीक कदम लेगी। जी, आप पूछना चाहते हैं? जी, जैसा कि सर देश की सारी समस्याओं का मूल बतौर भ्रष्टाचार है, ऐसी स्थिति में अगर कोई नीति को अगर लांघा भी जाता है, कोई नीति बनती है और उसको दायरे से आगे बढ़कर भी कोई काम करना चाहती है पब्लिक इंटरेस्ट में कोई संस्था, तो ऐसे में सरकार क्यों उसे रोक जी, मैं चाहती हूँ गुरदीप सप्पल आप जवाब दीजिए इसका। ये जो भ्रष्टाचार इस देश में समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं करता और भ्रष्टाचार का सॉल्यूशन नैतिक मूल्यों से और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भी है। पर सवाल यह कि अभी जो पूरी बहस है हम 2G और कोल के संदर्भ में देख रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि भाई इसमें क्या हर्ज है। सवाल यह है कि जो नीति बनती है सब्सिडी की बात, 2G में क्या बोला कि भाई जो पैसा कमा सकती थी गवर्नमेंट नहीं कमा पा रही है, पेट्रोल में भी नहीं कमाती है, पेट्रोल में भी तो आपको सब्सिडी सरकार दे रही है। तो अब इसमें भी कोई सीबीआई, कोई कोर्ट जाके सरकार को कहे कि आपने पैसा जनता में क्यों बांटा है, ये करप्शन है, तब आप सहमत करेंगे, तब मीडिया का यही रोल रहेगा। या बिजली में सब्सिडी मिलती है किसानों को, फर्टिलाइजर में मिलती है, उसको भी तो करप्शन बोल सकते हैं, उसको भी देश को नुकसान हो रहा है वो बोल सकते हैं। सरकार का काम नफा नुकसान नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बात को समझने के लिए अगर एक बार ये गलती कर देंगी तो सरकार के हर सवाल पे क्वेश्चन लेकर सरकार चलेगी कैसे। जी, सुब्रमण्यम साहब भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी सुब्रमण्यम साहब, इसमें एक ही बात है, 2G कोलगेट की अभी बात उठी है, बात केवल कि अगर सरकार की बेनिफिट नहीं मिला, वो बेनिफिट पब्लिक को गया, किसी को इतराज नहीं होगा। इतने ही दोनों में बात है कि ना पब्लिक को बेनिफिट मिला, ना गवर्नमेंट को आमदनी मिली, ये सब 15, 20, 30 प्राइवेट लोगों को गया। इसमें क्या है, यही जांच हो रहा है, ये समझने की जरूरी है। पब्लिक को बेनिफिट मिला, अगर मेरे को टेलीफोन कॉल सस्ती मिलती है तो पब्लिक को बेनिफिट मिला, कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिला? और इसमें जिम्मा संसद का है, जो पार्टियां हम चुन के भेज रहे हैं ये तय उनको करना है कि पब्लिक को कितना बेनिफिट मिला, कितना नहीं मिला। आज 80% जो जनसंख्या है उनके पास टेलीफोन है, इसी वजह से कि सस्ता है। जांच यही हो रहा है, जांच यही हो रहा है। नहीं, जांच में क्या एक्चुअली मिला नहीं मिला यही हो रहा है। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट या पूरा 100% शेयर बेच के पैसा बाहर चला गया, ये हो रहा है जांच। नहीं, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई
सीबीआई इस बात को तय कर सकती है कि जो टेलीफोन आम आदमी तक पहुंच गया 20 साल बाद उस आदमी की आर्थिक स्थिति, उसके परिवार पे क्या असर पड़ेगा? क्या कोई कोर्ट इस बात को तय कर सकती है? नहीं है, ये सब नहीं, ये सब 5 साल की बात है। जांच हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। ये न कहें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं जानता है, सीएजी कुछ नहीं जानता है, आप सब जानते हैं, ये मत कहिएगा, बाकी लोग भी देखते हैं। जांच जो है वो क्रिमिनलिटी की एक पॉलिसी बन गई, उस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में करप्शन हुआ, उसको लेके जांच हो, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। उसको लेके मंत्री लोग जेल भी गए, उस पे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल पॉलिसी की जांच हो या ना हो इसका है। सर मेरा सवाल तुलसी सर से है। सर जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट सीबीआई या सरकार की अन्य नीतियों में हस्तक्षेप कर रहा है तो वो कितना उचित है? अगर उचित है तो क्यों उचित है? नीति बनाना सरकार का काम है। सरकार को मालूम है ज़्यादा हम सरकारी नौकर से या जुडिशरी से कि लोगों की क्या ज़रूरत है, कैसे उनकी गरीबी को हटाया जाए, कैसे उनको भूख से बचाया जाए। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी 70 साल से जो ये कानून था कि हम कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, उसके बारे में दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। जब पहले जैन हवाला केस हुआ 90-92 में, उस वक़्त ये था कि जब जैसे ही चार्जशीट फाइल हो गई तो जस्टिस वर्मा ने ये कहा कि अब मॉनिटरिंग समाप्त हो जाएगी, अब हम दोबारा इसमें नहीं दखल देंगे। मगर 2G मामले में एक तरफ ट्रायल चल रही है, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि अदालत को जो पहले सारे फैसले हैं उनके बारे में भी विचार करके एक निष्पक्ष एक ऐसा फैसला होना चाहिए जो कि सारे फैसलों के ऊपर आधारित हो। तुलसी साहब से करना चाहूँगा कि क्या ये कोर्ट को अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी मॉनिटरिंग करे? मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग का मतलब देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, ए को पकड़ा, बी को पकड़ा, सी को नहीं पकड़ा, क्या नहीं करा। क्या ये अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी चीज़ है, अगर वो इतना भी कह दें कि आपने ए को पकड़ लिया, बी को पकड़ लिया, सी को नहीं पकड़ा, सीबीआई के लिए इतना ही काफ़ी है उस सी को पकड़ने के लिए। ये एक प्रेशर है। कहाँ तक ये उचित है कि कोर्ट मॉनिटरिंग करे? वही बात ये है कि अगर सी को अदालत ने कहा कि आप पकड़िए, तो इसका मतलब तो स्वायत्ता गई सीबीआई की। तो नहीं, फिर वो जो सी है जो जिसको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में पकड़ा गया, उसकी फेयर ट्रायल कैसे होगी? उसकी फेयर ट्रायल कैसे होगी? क्योंकि एक सेशन जज ने या मैजिस्ट्रेट ने उसका फैसला करना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया तो आर्टिकल 21 की उल्लंघना हो जाएगी, उसके जो मौलिक अधिकार हैं फेयर ट्रायल के वो छिन गए। ये बात जो है अदालत में रेज हो चुकी है कई केसेस में, और इसको भी अदालत एग्जामिन कर रही है। जी सर मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर वाकई में सीबीआई ठीक जांच कर रही है तो हमारी यूपी में जो भी जांचें होती हैं इनको 2.5 मिनट के अंदर ऐसी क्या जांच होती है जो क्लीन चिट मिल जाती है? बड़ा मुश्किल सवाल है। गुरदीप आप कुछ जवाब देना चाहते हैं? उस केस में क्लीन चिट क्यों मिली, ये तो सीबीआई का कोई प्रवक्ता यहाँ है नहीं। लेकिन इस देश में माहौल क्या हो गया है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए तो मीडिया ट्रायल होता है और आप दोषी करार दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर आप बरी हो जाएं तो ये माना जाता है कि आपने सेटिंग कर ली इसलिए बरी हो गए। जो एक विश्वास खत्म, ये तो इसका मतलब है कि आपकी न्यायपालिका में भी आपका विश्वास खत्म हो रहा है। ये स्थिति गंभीर है, क्योंकि ये मीडिया ट्रायल के चलते एक स्थिति बन गई है कि कोई केस मेरिट पे इंसान अब बरी नहीं हो सकता है। वो बरी तभी हो रहा है जब वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ करके कर रहा है। ये परसेप्शन इस देश के लिए खतरनाक है। जी बहुत खतरनाक। अगला सवाल कौन पूछना चाहते? जी मैम मेरा सवाल ये है, अब तक की चर्चा में ये बात निकल के आई, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो न्याय संस्थाएं हैं या जो जांच एजेंसियां हैं उनके जो फैसले होते हैं वो जनता की भावनाओं का रिफ्लेक्शन होते हैं। लेकिन अगर वो सही है, जनता की भावनाएं, वो फैसले सही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या ये सही नहीं है? हमारे हालिया अगर देख लें तो हालिया जो कुछ फैसले हुए, निर्भया केस हो गया या अयोध्या वाला मामला हो गया, या थोड़ा पीछे जाते हैं तो संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा का केस। नहीं, फिर अगर पब्लिक ओपिनियन से ही फैसले होने हैं तो अदालत की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए मैं कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पे पब्लिक आउटरेज, आक्रोश होता है, बहुत होता है, और होना भी चाहिए। समाज को आजकल के गणतंत्र में ये हक है कि वो अपना आक्रोश प्रकाश में लाए, जाहिर करे। लेकिन वो आक्रोश की भी सीमा होती है, वो कोर्ट्स ने समझनी है कि किस हद तक हम पब्लिक सेंटिमेंट्स को एक वेटेज दें, वजन दें। वी आर ए लॉफुल सोसाइटी एंड वी हैव टू डू थिंग्स लीगली
विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, इंडियन लॉ इज एविडेंस बेस्ड, उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। जी, इसमें एक सवाल और भी है। ये कोई नहीं कहता कि कोर्ट्स को किसी भी मामले में इंटरवीन करने की कोई आज़ादी नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जब जनता में एक आक्रोश हुआ तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उस पर सरकारों को बोला कि आप ऐसा ऐसा कानून बनाइए या ऐसे ऐसे कानून को बनाने की दिशा में एक्सप्लोर कीजिए। कोर्ट की जहाँ तक ये बात है कि जनता की भावना को लेकर अगर सरकार को का ध्यान खींचती है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब होती है जब ये कहते हैं कि आपने ये काम ऐसे ही कीजिए बिल्कुल, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसमें कीजिए। सवाल ये है कि जब सीबीआई अपनी स्वर्ण जयंती बना रहा है तो देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जाकर वहाँ उस सम्मेलन में सीबीआई की हदें बता देते हैं कि आप कार्यपालिका का हिस्सा हैं या फिर नीतिगत मामलों में आप हस्तक्षेप ना करें। लेकिन पिछले 2 सालों से आप देखें देश के बड़े मंत्री खुद प्रधानमंत्री जांच के कटघरे में, तो उस समय ऐसा सम्मेलन में जाके ये बात कहना देश की नीति निर्माताओं से, तो कहीं सीबीआई का इससे मनोबल नहीं गिरेगा कि जो जांच हो रही है उससे अब उसको लिए नीति उसका मनोबल पर जरूर असर पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात का जवाब आपको एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूं। आज सीबीआई डायरेक्टर उसी जब प्रधानमंत्री की स्पीच हुई उसके तुरंत बाद सीबीआई डायरेक्टर ने उसको काउंटर किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही सीबीआई डायरेक्टर थे कि लॉ मिनिस्टर ने फोन उठाया और उनको मीटिंग पे बुलाया, भागे भागे गए और 4 अफसर साथ लेके गए। तो सीबीआई अपनी ऑटोनॉमी में हमेशा से ये कह रहा हूं, कुर्सी से अफसर नहीं बनता, अफसर से कुर्सी बनती है। अगर अफसर जो वहां बैठा है, अगर जो अफसर उस कुर्सी पे बैठा है, अगर वो हिम्मत का काम कर रहा, ऑनेस्ट है और उसे अपनी हद पता है, तो वो बढ़िया काम करेगा। नहीं तो आप किसी को भी सीबीआई डायरेक्टर बना दीजिए। मनीष जी से बिल्कुल सहमत हूं। आप जितने मर्जी कानून बना दीजिए, जितने विधान खड़े कर दीजिए, जब तक सीबीआई के अफसरों को, चाहे वो एक हो या सब हो, अपने रोल का ज्ञान नहीं है और अपनी सीमा का आभास नहीं है उनको कि हमने इस दायरे में काम करना है, तब तक कितने कानून बना लीजिए आप, एक और ऑटोनॉमी दे दीजिए उनको, एक और नया एक्ट ले आइए। तो मैंने शुरुआत में पूछा था शर्मा साहब कि क्या सीबीआई को अपने रोल का आभास है कि नहीं है, क्या जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो बड़े बड़े नीतिगत मामलों में जो जांच कर रहे हैं उसको उसके काबिल हैं भी कि नहीं। लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं सुब्रमण्यम साहब आपसे करना चाहूंगी। क्या जो हमारी तमाम संस्थाएं हैं वो अपने दायरों को, अपने हदों को समझ पा रही हैं और उसके मुताबिक काम कर पा रही हैं, और जनता का भरोसा कि वो ईमानदारी से काम कर रही हैं जीत पा रही हैं, और अगर नहीं तो फिर रास्ता क्या है? आपने बहुत लास्ट क्वेश्चन, बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछा। तो अभी 70 साल बाद हम रिव्यू करेंगे। हमारी पार्लियामेंट की बात हुई है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात हुई है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात हुई है, जुडिशरी की बात हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर एजेंसीज की बात हुई है। सब में कमी है। इसका मतलब है कि एक आम आदमी, पब्लिक को जो मिलना चाहिए इन संस्थाओं से, मुझको लग रहा है कि ये आपस में मिलके सिचुएशन को इंप्रूव कराने की बजाय ये आपस में लड़के तू मैं शुरू हुआ है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज तू मैं कर रहे हैं, ये एजेंसीज भी आपस में तू मैं करने शुरू कर दिए हैं। अब नया ट्रेंड ये देख रहा हूं, ये सही है कि जुडिशरी में बहुत कमियां हैं। नया ट्रेंड दिख रहा है कि जुडिशरी चूंकि तो कुछ जोर से बोल रहा है, उनको भी चुप कराओ। इस किस्म की टेंडेंसी मुझको बहुत डेंजरस चीजें हैं। हमें रिव्यू करने की जरूरत है। प्राइमरीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टैंडर्ड बढ़ाना है, उनकी कॉन्डक्ट इंप्रूव होना है, उससे पूरा देश में सब चीज बेटर होने की चांस है। जी, तो अब मेरा तो बस इतना ही कहना है कि सभी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जवाबदेहियां समझें और खुद आत्मविश्लेषण करें, ताकि जनता को अब उनके अंदर भरोसा हो सके और ये सवाल बार बार न उठाना पड़े कि आखिर किसका दायरा कहां तक है और उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।